नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस शो की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो पटना बिहार से आ रही है। पटना के डीएम ने बीपीएससी परीक्षार्थी को थप्पड़ मारा है। परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामे के दौरान ये थप्पड़ मारा गया। ओएमआर शीट ना मिलने पर, समय से ना मिलने की वजह से परीक्षार्थी प्रदर्शन कर रहे थे। 12:30 बजे तक ओएमआर शीट ना मिलने का आरोप परीक्षार्थियों द्वारा लगाया गया था। परीक्षार्थियों को समझाने पहुंचे थे डीएम चंद्रशेखर सिंह और इसके दौरान उन्होंने एक परीक्षार्थी को थप्पड़ जड़ दिया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये पटना की हैं, जहां पर बीपीएससी के छात्र परीक्षा में ओएमआर शीट समय से ना मिलने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता रूपेश। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि परीक्षार्थी को थप्पड़ मार दिया डीएम साहब ने। अब इस पर अभी इस समय क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, परीक्षा केंद्र से तो छात्र जा चुके हैं। बीपीएससी कार्यालय कुछ छात्र जरूर पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर के, और अब से कुछ देर बाद बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीपीएससी के कार्यालय में मैं मौजूद हूं इस वक्त, लेकिन सबसे अहम है जो जानकारी छात्रों को, चूँकि 4,83,000 यानी लगभग 5 लाख छात्रों ने आज परीक्षा दी है, उनके लिए सबसे ज़रूरी ये जानना है कि ना तो पेपर लीक हुआ है ना पेपर वायरल हुआ है। बिहार में 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, उसमें से एक पटना के कुम्हरार में जो बापू परीक्षा केंद्र है, उस परीक्षा केंद्र के एक फ्लोर पर कुछ परीक्षा हॉल में क्वेश्चन पेपर नहीं जा पाए, और ये व्यवस्थागत एक खामी है। हालांकि तैयारी होनी चाहिए थी कि इतना बड़ा परीक्षा केंद्र है, इतनी बड़ी परीक्षा अगर हो रही, बीपीएससी आयोजित कर रहा है, तो किस परीक्षा केंद्र के कौन से हॉल में, कौन से फ्लोर पे कौन सा बक्सा जाने वाला है। एक बक्से में जो प्रश्न पत्र था उसको लेकर के कुछ गड़बड़ी सामने आई है कि वो उस हॉल में नहीं जा करके कुछ दूसरे जगह चला गया, और जिसको लेकर के 12 बजे से 12:30 तक छात्र परीक्षार्थी इंतजार करते रहे, नहीं आया। लोगों ने हंगामा शुरू किया। कुछ छात्र पूरे परीक्षा के दौरान, यानी कि 12 बजे से लेकर के और 2 बजे तक परीक्षार्थी बैठे रहे, लेकिन उनको प्रश्न पत्र नहीं मिला। जिनको प्रश्न पत्र नहीं मिला वो अपने बगल के छात्रों का प्रश्न पत्र फाड़ना शुरू कर दिया। एक कमरे के छात्रों ने हंगामा करते हुए दूसरे कमरे में गए, पूरे फ्लोर पे हंगामा शुरू हुआ। उस फ्लोर के छात्र दूसरे फ्लोर पर जाकर हंगामा करने लगे, और अंदर कोई व्यवस्था नहीं थी, ना तो सुरक्षा बल की पूरी तादाद थी जो इस हंगामे को रोक पाता। पूरे परीक्षा के दौरान हंगामा होता रहा, परीक्षा समाप्त होने के बाद भी हंगामा होता रहा। लेकिन सबसे अहम ये है, जो पिछली बार हुआ था कि छात्र घर भी नहीं पहुंचे। जी हाँ, अव्यवस्था हर तरफ दिखाई दी है। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और उसमें जानकारी भी दी जाएगी दरअसल क्या हुआ ये पूरा मामला। फिलहाल शुक्रिया रुपेश आपका। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दक्षिण के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को लेकर बड़ी खबर है। अल्लू अर्जुन की बेल पर, उनकी जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि भगदड़ केस में अल्लू अर्जुन को लोअर कोर्ट से 14 दिन की जेल मिली है। उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, लेकिन अभी उनकी जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, क्योंकि जमानत को लेकर अल्लू अर्जुन ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। लोअर कोर्ट से इसी मामले में उन्हें 14 दिन की जेल की सजा सुनाई गई है। नूर मोहम्मद हमारे संवाददाता हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। नूर, आज ही लोअर कोर्ट में उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा, उसके बाद हाई कोर्ट में पहुंचा। ये पूरा का पूरा मामला अभी भी सुनवाई चल रही है, कब तक फैसला आने की उम्मीद है? देखिए, भागदौड़ होने के बाद जिस महिला की मौत हुई थी उसके बाद ही अल्लू अर्जुन को एफआईआर के अंदर शामिल किया गया था। अल्लू अर्जुन भी ऑलरेडी कोर्ट जा चुके हैं। देखिए, जो भागदौड़ हुई थी वो मेरी वजह से नहीं थी। वहाँ का इंतजाम जो भी करना था वो फिल्म टैक्स वाले जाने, और मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में। जैसा ही मुझे मालूम हुआ तो ताकि अफसोस भी हुआ। ये अल्लू अर्जुन ने कहा, ऑलरेडी अल्लू अर्जुन कोर्ट भी जा चुके हैं। देखिए, अब पुलिस, हैदराबाद पुलिस अल्लू अर्जुन को इस एफआईआर को लेकर वो भी कोर्ट जा चुकी है। अब दोनों, एक तरफ अल्लू अर्जुन का जो पिटीशन जो कोर्ट पे डाले थे वो पिटीशन, और पुलिस की तरफ से दोनों पिटीशनों पर कोर्ट सुनवाई कर रही है। ऑलरेडी अल्लू अर्जुन का जो केस था वो पेंडिंग में है। देखिए, ऑलरेडी पेंडिंग में जो केस है, अगर वो केस के बाद अगर केस खत्म हो जाता तो ये पुलिस का रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, अभी दोनों वकील, दोनों तरफ के वकील की दोनों सुनवाई कोर्ट सुन रही है। हो सकता है कि और आधे घंटे के अंदर इस पर फाइनल रिजल्ट आ सकता है, मगर फिलहाल अल्लू अर्जुन को ऑलरेडी हैदराबाद पुलिस मेडिकल चेकअप करवा कर कोर्ट लेकर आई है। मगर अल्लू अर्जुन का जो पहले ऑलरेडी उन्होंने जो पिटीशन फाइल किए थे वो काफी इसमें इंपॉर्टेंट है, और उस पर सुनवाई चल रही है यहाँ पर। शुक्रिया नूर मोहम्मद आपका इस जानकारी के लिए। यहाँ पर सवाल यह भी खड़ा होता है कि पुलिस के सामने ये भगदड़ मची, और अगर व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की थी, तो इसके लिए
अल्लू अर्जुन कैसे जिम्मेदार हैं। बहरहाल हाईकोर्ट में ये पूरा का पूरा मामला जा चुका है। अल्लू अर्जुन की याचिका पर हाईकोर्ट का रुख क्या होता है, ये देखने वाली बात। और इधर संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि एक पार्टी ने संविधान को हाईजैक किया है। प्रियंका गांधी ने बताया कि संविधान के निर्माण में किसने कितना योगदान किया। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। अध्यक्ष महोदय, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से जुड़ी ये सब बातें लोगों से छिपाई गई हैं। इतिहास में जाने पर पता चलता है कि हमारे देश में इस बात पर व्यापक सहमत थी कि भारत का भविष्य किस तरह के कानून से निर्धारित होगा। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर, मौलाना आज़ाद जी, राजगोपालाचारी जी और जवाहरलाल नेहरू जी और उस समय के तमाम नेता, जैसे आपने कहा, इस संविधान को बनाने की जो कार्य में सालों के लिए जुटे रहे। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने कई मौकों पर संविधान का निरादर किया। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि 10 सालों में संविधान का सुरक्षा कवच को तोड़ा गया है। कांग्रेस के मित्रों ने अनेक मौकों पर संविधान और संवैधानिक भावनाओं का निरादर किया है। उन्हें कभी भी संस्थानों यानी इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी हजम नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने हमेशा एक कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड इंस्टीट्यूशन बनाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती। इन्होंने इन 10 सालों में यह सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। संविधान पर चर्चा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के लोग संविधान को जेब में लेकर चलते हैं। इसका जवाब प्रियंका गांधी की तरफ से कैसे दिया गया, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। हमारा कमिटमेंट संविधान के प्रति पूरी तरह से साफ है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। प्रियंका गांधी के लोकसभा में दिए भाषण को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेहतरीन बताया। किसने और क्या क्या कहा, आइए सुनिए। भय का भी अपना स्वभाव होता है। सांसद बनने के बाद प्रियंका गांधी ने आज लोकसभा में पहली बार संविधान को लेकर कांग्रेस का पक्ष रखा। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में बीजेपी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। हर मुद्दे पर सरकार पर प्रहार किया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के भाषण को एक्सीलेंट बताया। जो प्रियंका जी मैम, एक्सीलेंट।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बहुत बढ़िया भाषण था। Excellent speech, very good. All the facts she put before the government and how the constitution is misusing and they are not protecting women, people of this country. That he completely spoke and we are very happy about her performance. राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका गांधी का भाषण हमसे बेहतर था। Better than my maiden speech. Let's put it like that. संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने यूपी में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। फर्जी मुठभेड़ में हत्याएं, जेल के अंदर हत्याएं और पुलिस अफरीक्षा में हत्याएं, आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ईडी का तो ऐसा कानून बना दिया गया है कि बिना एफआईआर, बिना नोटिस किसी को भी बंद कर दो। लोकतंत्र फासिज्म में बदल रहा है। और अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उत्तर प्रदेश की चर्चा सत्ता पक्ष से भी हुई, जो हालात उत्तर प्रदेश में हैं, ऐसे हालात कभी किसी ने पहले नहीं देखे। न्याय मांगने के लिए आत्मदाह करना पड़े, तहसील हो वहां पे आत्मदाह, जिलाधिकारी हो वहां पे आत्मदाह, न्याय मांगने के लिए अगर मुख्यमंत्री आवास में जाना पड़े वहां पे आत्मदाह। सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। और इससे पहले राज्यसभा में आज भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन कमजोर नहीं पड़ूंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। मेहरबानी कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। And look at the gesturing, look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है। आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी में है। आप एनकरेज कर रहे हैं और पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर इस सदन को चलाना है, नियति से चलाना है, लोकतंत्र को बचाना है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं मजदूर का बेटा हूं। उन्होंने सभापति को कहा कि अगर आप मेरा सम्मान नहीं करते तो मैं आपका सम्मान क्यों करूं। आप अगर किसान हैं तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं। मैं खुद तुमसे भी ज्यादा सेना हूं। बड़े आप तो नोट मशीन से गिनते थे, मेरा बाप मेहनत करके ला। कीजिए, मंथन कीजिए। उनको बताओ मेरी बात बोलता हूँ। क्यों माननीय सदस्य, आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। हम देश के मुद्दे कुछ चर्चा, देश के मुद्दों पे चर्चा कर। यूपी के मथुरा में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर यह लाठीचार्ज किया। गायों की मौत को लेकर मथुरा वृंदावन रोड पर जाम लगाया था लोगों ने। जाम खुलवाने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया और लाठीचार्ज किया। गाय की मौत को लेकर मथुरा वृंदावन रोड पर जाम लगाया गया था कुछ लोगों द्वारा। इसको जाम को खुलवाने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया।
ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मथुरा वृंदावन रोड के पर किए जा रहे प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। इस प्रदर्शन को खुलवाने के दौरान पुलिस ने बल का प्रयोग किया है, वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ 2025 के लिए आज प्रयागराज में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि प्रयागराज में नया इतिहास रचा जा रहा है। महाकुंभ प्रयागराज में पीएम मोदी ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और बिना रुकावट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 10 नए रोड ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट सड़कें जैसी विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ साथ पीएम ने हनुमान मंदिर कॉरिडोर, भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, श्रृंगेश्वरपुर कॉरिडोर समेत परियोजनाओं को लोकार्पित किया। पीएम ने प्रयागराज में महाकुंभ का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन आदि के बारे में पीएम को विस्तार से जानकारी दी। पीएम मोदी ने खड़े होकर त्रिवेणी का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। पीएम मोदी, सीएम योगी और राज्यपाल ने अक्षत, चंदन, रोली और पुष्पमाला के साथ ही त्रिवेणी में वस्त्र भी अर्पित किया। इसके बाद पीएम ने संगम आरती भी की। मां गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद पीएम अक्षय वट का दर्शन करने के लिए पहुंचे। माथा टेकने के बाद उन्होंने अक्षय वट की परिक्रमा की। पीएम ने प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना की। प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पवित्र नदियों, पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश और उनका संगम है। उनका योग, संयोग और प्रताप ही प्रयाग है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्म्य है, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का लिट्टी चोखा आज फिर चर्चा में आया। आज उनका काफिला वैशाली पहुंचा, जहां एक कार्यकर्ता ने उन्हें लिट्टी और हरी मिर्च भेंट की। लालू प्रसाद यादव वैशाली पहुंचे। वो अपनी गाड़ी में बैठे रहे। बाहर कार्यकर्ता उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। लालू हर किसी का धन्यवाद कर रहे थे। इस बीच देखिए, खिड़की से एक पोटली आती है। पोटली को लालू यादव का सहयोगी बड़े प्रेम से लेता है। इस पोटली में क्या था, अब ये देखिए। पोटली में थी गर्मा गर्म लिट्टी और साथ में हरी हरी मिर्च। बताया जाता है कि स्वास्थ्य को देखते हुए लालू प्रसाद चोखे का इस्तेमाल अब कभी कभार ही करते हैं, लेकिन लिट्टी को लालू ने नहीं छोड़ा है। वो हरी मिर्च के साथ लिट्टी का आनंद लेते हैं। लालू प्रसाद यादव को एक आरजेडी कार्यकर्ता ने देसी व्यंजन भेंट किया। केदार नाम के इस कार्यकर्ता की माने तो लालू ने महुआ में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन के लिए जाने से पहले ही लिट्टी का ऑर्डर दे दिया था और महुआ से पटना लौटते वक्त उन्हें ये भेज दी। सूखा लिट्टी देख के हम तो गर्व हो महसूस करते हैं कि हम भगवान को अपने हाथ से लिट्टी खिलाएं। क्या क्या दिए हैं उसमें? लिट्टी और हरी मिर्चाई उनका पसंदीदा चीज है। तो सत्तू भी खाते हैं। भगवानपुर हमारे जाते हैं तो समोसा खिलाते हैं उनको। और हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने 2021 के किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने किसानों पर कई आरोप लगाए। ये रिपोर्ट देखिए। 2021 से पहले हरियाणा प्रदेश में दो ही नशे थे, शराब का या बीड़ी सिगरेट का। 2021 के बाद ये गांव-गांव में जो बच्चे मर रहे हैं, बेमौत का शिकार हो रहे हैं। 2021 में जो एक साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहाँ पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किसान आंदोलन को लेकर एक विवादित बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने लड़कियों के गायब किए जाने का भी आरोप लगाया। सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना। सिंगू बॉर्डर और भादरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब है। कहां पर गई?
किसी को पता नहीं। किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूड़ी और राकेश टिकैत को लेकर रामचंद्र ने कहा कि वे हरियाणा के किसानों को बहका रहे हैं। सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। किसान आंदोलन से केवल हरियाणा को नुकसान हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि हरियाणा के किसानों को किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त, कल फिर किसानों ने दिल्ली मार्च का ऐलान किया है। कल 101 किसानों का जत्था दिल्ली रवाना होगा। कल दोपहर 12 बजे दिल्ली रवाना होगा ये किसानों का जत्था, जिनकी संख्या 101 है। कल 101 किसानों का जत्था दिल्ली रवाना होगा, जिसकी तैयारियां पूरी है। 12 बजे दिल्ली रवाना होने की तैयारी किसानों की है इस बार। और जानकारी है कि ये दोपहर का समय होगा जब किसान दिल्ली कूच करेंगे। और उनको बता दो कि हरियाणा के अंदर राज सिंह सैनी सरकार और केंद्र के अंदर मोदी सरकार हमारे भलाई के लिए इतने काम कर रही है, हमें कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बीजेपी सांसद रामचंद्र जागड़ा के इस बयान पर आपत्ति जताई है। पंधेर ने उस बयान पर भी ऐतराज जताया जिसमें जागड़ा ने आरोप लगाया है कि पिछले किसान आंदोलन के दौरान 700 लड़कियां गायब हो गई। वो हरियाणा के लोगों को बोल रहे हैं कि आंदोलन की जरूरत नहीं है, आप धरना मुजाहरा मत करें। मोदी सरकार सब कुछ कर रही है, क्या कर रही है नहीं बताया उन्होंने। आपके पास ईडी है, सीबीआई है, सारी एजेंसियां आपके पास है, आप उसकी जांच कीजिए अगर ऐसा हुआ है, नहीं तो उन्हें बयान पर माफी मांगनी चाहिए। चंदूड़ी ने रामचंद्र जागड़ा के आरोप की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक गांव में 7 लोगों की मौत से डर का माहौल है। मरने वालों में नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के एक गांव में लोगों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर 7 लोगों की मौत का कारण क्या है। सीमावर्ती जिले के बड्डाल गांव में पिछले 5 दिनों में 2 परिवार के कुल 7 सदस्यों की जान चली गई। एक मासूम बच्चे और एक महिला का SMGS अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमारे फूड के सैंपल्स हैं, वो सैंपल्स फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजा गया जम्मू में, जहां से जो किसी तरीके का कोई जो फूड मटेरियल्स के अंदर अडल्ट्रेशन है वो नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम इसको रूल आउट नहीं कर रहे अभी। थर्ड जो सैंपल ड्रग्स का है वो आज गया है। जो भी ड्रग्स कंज्यूम हुई हैं वो सभी सैंपल्स ड्रग की लैब जो कठुआ में है वहाँ भेजा गया है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। बच्चों की मौत के बाद सरकार ने जांच के लिए डॉक्टरों की 4 सदस्यीय टीम गठित की है। और अल्लू अर्जुन को लेकर एक अहम खबर है। अल्लू अर्जुन पर बोले मृतक महिला के पति, मैं केस वापस लेने के लिए तैयार हूं। ये मृतक महिला के पति भास्कर की तरफ से कहा गया है। भगदड़ से अल्लू अर्जुन का कोई लेना देना नहीं था, ये कहा गया है भास्कर की तरफ से। वो कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तारी की कोई जानकारी नहीं है। నా కొడుకు మూవీ చూస్తా అంటే ఆ రోజు సంధ్యా థియేటర్లో మూవీకి తీసుకెళ్ళాను. మూవీ చూస్తా అంటేనే తీసుకెళ్ళాను. అక్కడ అల్లు అర్జున్ వచ్చినందుకు ఆయన తప్పేం లేదు. మేమేమైనా ఉంటే దానికి కేసు విత్డ్రా చేసుకోనికి రెడీ ఉన్నా. అది న్యూస్ కూడా నాకు పోలీస్ వాళ్ళు ఏమి ఇన్ఫామ్ చేయలేదు అరెస్ట్ చేస్తున్నట్టు. నేను ఇప్పుడు మొబైల్లో చూసిన, హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు మొబైల్ చూసిన ఇట్లా అల్లు అర్జున్ అరెస్ట్ అయ్యాడని. అల్లు అర్జున్కి అయితే ఏం సంబంధం లేదు వచ్చినందుకు. ఏమైనా ఉంటే నేను కేసు విత్డ్రా చేసుకోనికే రెడీ ఉన్నాను. तो मृतक के पति कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन की इसमें कोई गलती नहीं है। सीधे तौर पर अगर ये इस तरह का घटनाक्रम हुआ है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। आखिर गिरफ्तारी अल्लू अर्जुन की किस आधार पर हुई है? इधर मोदी सरकार ने देश में मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। पिछले 10 साल में मेडिकल कॉलेज की संख्या में 100% से ज्यादा इजाफा हुआ है और साथ ही सरकार मेडिकल कॉलेज में बम्पर नई भर्तियां भी कर रही है। इस पर ये रिपोर्ट देखिए। मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरे देश में नए मेडिकल कॉलेज खोलने पर जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि वित्त वर्ष 2013-14 से 2024-25 के बीच देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या में 102% की वृद्धि हुई है। 2013-14 में जहां मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी, वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में ये संख्या बढ़कर 780 हो गई है। इस तरह MBBS सीटों की संख्या पिछले 10 सालों में 130% बढ़ी है। वित्त वर्ष 2013-14 में MBBS सीटों की संख्या 51,348 थी, जो 2024-25 में बढ़कर 1,18,137 हो गई है। मेडिकल कॉलेज में भर्तियों पर भी सरकार का जोर है। तेलंगाना बनने के बाद प्रदेश में अब 65 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं।
कर्नाटक में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 46 से बढ़कर 73, उत्तर प्रदेश में 30 से बढ़कर 86 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में 90,794 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। इसमें दिल्ली एम्स के लिए 14,179 पद शामिल हैं। 2013-14 में अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, दादर नागर हवेली, मिजोरम, नागालैंड में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। अब यहाँ एक मेडिकल कॉलेज खुल चुका है। विकास की दौड़ में सबसे तेजी से भागने वाला भारत विदेशी निवेशकों के लिए पसंदीदा देश बन गया है। इसका प्रमाण है भारत में लगातार बढ़ रहा FDI, जो अब $1 ट्रिलियन को पार कर चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। विदेशी निवेशकों के लिए भारत बहुत ही सुरक्षित और आकर्षक डेस्टिनेशन बन गया है। भारत में विदेशी निवेशकों के लिए बढ़ रहे लाभ के मौके उन्हें यहाँ निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। DPIIT यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के मुताबिक पिछले 24 साल में भारत में FDI $1 ट्रिलियन के पार चला गया है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक 2014 से 2024 के बीच भारत में $667.4 बिलियन का विदेशी निवेश हुआ, जो 2004 से 2014 के मुकाबले 119% ज्यादा है। 2004 से 2014 के बीच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में $97.7 बिलियन का निवेश आया था। 2014 से 2024 के बीच $165.1 बिलियन का निवेश हुआ, जो पिछले 10 साल के मुकाबले 69% ज्यादा है। निवेश बढ़ाने के लिए सरकार लगातार FDI नीति की समीक्षा करती रहती है। विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक सेक्टर हैं सर्विस सेक्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशंस, ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शंस, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स। 2025 में भी FDI का ये ट्रेंड जारी रहने का अनुमान है।